21 अप्रैल 1526 की सुबह उत्तर भारत के विशाल मैदान पर एक ऐसा सूर्योदय होने वाला था जो केवल एक नए दिन की शुरुआत नहीं, बल्कि पूरे भारतीय इतिहास की दिशा बदलने वाला था। पानीपत की धरती पर दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक ओर दिल्ली सल्तनत का अंतिम शक्तिशाली अफगान शासक इब्राहिम लोदी था, जिसके पास विशाल सेना, सैकड़ों युद्ध हाथी और हजारों सैनिक थे। दूसरी ओर काबुल से आया एक ऐसा योद्धा था जिसकी सेना संख्या में बहुत कम थी, लेकिन उसकी रणनीति, अनुशासन और आधुनिक हथियार उसे असाधारण बना रहे थे। उसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उस समय दिल्ली सल्तनत बाहर से जितनी शक्तिशाली दिखाई देती थी, भीतर से उतनी ही कमजोर हो चुकी थी। इब्राहिम लोदी ने अपने शासन को मजबूत करने के लिए कठोर निर्णय लेने शुरू किए। उसने अनेक अफगान सरदारों की शक्ति कम कर दी और उन पर संदेह करना शुरू कर दिया। कई प्रभावशाली अमीरों को कैद कर लिया गया, कुछ की हत्या करवा दी गई और कई प्रांतीय शासक उससे नाराज हो गए। धीरे धीरे सल्तनत के भीतर विद्रोह की आग फैलने लगी। बिहार जैसे प्रदेशों ने लगभग स्वतंत्र होने का मार्ग अपना लिया और पंजाब के शक्तिशाली गवर्नर दौलत खान लोदी भी सुल्तान से असंतुष्ट हो गए। दिल्ली की सत्ता अब बाहर से नहीं, बल्कि अपने ही लोगों के विरोध से कमजोर हो रही थी। राजनीतिक परिस्थितियां इतनी बिगड़ चुकी थी कि पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास की धारा बदल दी। उन्होंने काबुल के शासक बाबर को भारत आने का निमंत्रण भेजा। उनका उद्देश्य केवल इतना था कि बाबर इब्राहिम लोदी को हटाकर वापस लौट जाएगा और उसके बाद वे स्वयं दिल्ली की सत्ता पर अधिकार कर लेंगे। लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि जिस व्यक्ति को वे बुला रहे हैं, उसकी महत्वाकांक्षा केवल लूट तक सीमित नहीं थी। वो भारत में एक स्थायी साम्राज्य स्थापित करने का सपना लेकर चल रहा था। बाबर केवल एक साधारण आक्रमणकारी नहीं था, वो तैमूर और चंगेज खान जैसे महान विजेताओं की वंश परंपरा से जुड़ा हुआ था। मध्य एशिया में उसने कई बार समरकंद पर अधिकार किया, लेकिन हर बार उसे अपने दुश्मनों के हाथों हार का सामना करना पड़ा। उसने अपनों को खोया, अपना राज्य खोया और वर्षों तक संघर्ष किया। इन्हीं कठिन अनुभवों ने उसे एक असाधारण सेनापति बना दिया। अब उसकी नजर भारत पर थी, एक ऐसा समृद्ध देश जहां वो केवल विजय नहीं, बल्कि स्थायी शासन स्थापित करना चाहता था। भारत आने से पहले बाबर ने जल्दबाजी नहीं की। उसने कई वर्षों तक उत्तर पश्चिमी सीमा का अध्ययन किया। उसने पेशावर, सियालकोट, लाहौर, कलानौर और दीपालपुर जैसे क्षेत्रों पर अभियान चलाकर वहां की भौगोलिक परिस्थितियों, मार्गों और स्थानीय राजनीति को समझा। वो जानता था कि केवल तलवार के बल पर इतनी बड़ी सल्तनत को हराना संभव नहीं होगा। इसलिए उसने युद्ध की ऐसी योजना बनाई जिसमें रणनीति, अनुशासन और आधुनिक तोपखाने की सबसे बड़ी भूमिका होने वाली थी। इसी समय राजस्थान की धरती पर मेवाड़ के महान शासक राणा सांगा भी तेजी से अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। उन्होंने अनेक युद्ध जीतकर राजपूत राज्यों को एकजुट करना शुरू कर दिया था। उत्तर भारत की राजनीति अब केवल दिल्ली और काबुल तक सीमित नहीं रही थी। हर शासक अपने अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। किसी को नहीं पता था कि पानीपत का ये युद्ध केवल दो राजाओं के बीच नहीं, बल्कि पूरे भारतीय इतिहास के भविष्य का निर्णय करने वाला है। अप्रैल 1526 का महीना था। पानीपत के विशाल मैदान में धीरे धीरे दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने पहुंच रही थी। दूर तक फैली धूल, घोड़ों की टापें, हाथियों की चिंगाड़ और सैनिकों के नारों से पूरा वातावरण कांप रहा था। लेकिन यदि कोई अनुभवी सेनापति उन दोनों सेनाओं को ध्यान से देखता, तो उसे साफ दिखाई देता कि ये केवल दो राजाओं की लड़ाई नहीं थी। ये दो अलग अलग सैन्य परंपराओं का संघर्ष था। एक ओर सदियों पुरानी भारतीय युद्ध शैली थी, तो दूसरी ओर मध्य एशिया की आधुनिक बारूदी रणनीति।
इब्राहिम लोदी अपनी सेना की विशालता देखकर पूरी तरह आश्वस्त था। उसके पास हजारों घुड़सवार, बड़ी पैदल सेना और सैकड़ों युद्ध हाथी थे। हाथियों के विशाल शरीर पर लोहे का कवच चढ़ाया गया था और उनकी पीठ पर धनुर्धर तथा भालेधारी सैनिक बैठे थे। उस समय भारतीय युद्धों में हाथियों को विजय का सबसे बड़ा हथियार माना जाता था। जब वे दुश्मन की ओर दौड़ते थे तो सामने की पंक्तियां अक्सर भय से टूट जाती थी। यही कारण था कि लोदी को विश्वास था कि बाबर की छोटी सी सेना उसके सामने अधिक देर टिक नहीं पाएगी। दूसरी और बाबर की सेना संख्या में कम थी, लेकिन उसका प्रत्येक सैनिक वर्षों के युद्धों का अनुभवी था। तुर्क, मंगोल, फारसी और अफगान योद्धाओं से बनी ये सेना अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थी। हर सैनिक अपने सेनापति के आदेश का बिना एक पल गवाए पालन करता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि बाबर अपने साथ ऐसी युद्ध तकनीक लेकर आया था जिसे उत्तर भारत की अधिकांश सेनाओं ने पहले कभी इतने बड़े स्तर पर नहीं देखा था। तोपखाना और आग्नेयास्त्र। बाबर की सेना में मौजूद तोपें केवल धातु के बड़े हथियार नहीं थी, वे उसकी पूरी युद्ध योजना का केंद्र थी। अनुभवी तोपची उस्ताद अली कुली और मुस्तफा रूमी उनकी कमान संभाल रहे थे। वे जानते थे कि कब, कहां और कितनी दूरी से गोलाबारी करनी है। इसके साथ ही बाबर के सैनिकों के पास माचलोक बंदूकें भी थी, जिनसे वे सुरक्षित स्थान पर रहकर दुश्मन पर लगातार हमला कर सकते थे। भारत की पारंपरिक सेनाएं अभी भी तलवार, भाले, धनुष और हाथियों पर अधिक निर्भर थी। इसलिए यह तकनीकी अंतर युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बनने वाला था। बाबर ने युद्ध के लिए पानीपत को यूं ही नहीं चुना था। यह मैदान विशाल, समतल और घुड़सवार सेना के संचालन के लिए अत्यंत उपयुक्त था। साथ ही इसके एक ओर पानीपत नगर स्थित था। बाबर ने इस भौगोलिक स्थिति का पूरा लाभ उठाने की योजना बनाई। उसने समझ लिया था कि यदि उसने सही मोर्चाबंदी कर ली तो संख्या में कम होने के बावजूद वो लोदी की विशाल सेना को नियंत्रित कर सकता है। 12 अप्रैल 1526 को पानीपत पहुंचते ही बाबर ने अपनी सेना को आराम करने का आदेश नहीं दिया। उसने तुरंत किलेबंदी शुरू करवा दी। उसके सैनिकों ने मैदान में लंबी और गहरी खाइयां खोदनी शुरू की। इन खाइयों को पेड़ों की सूखी शाखाओं और झाड़ियों से ढक दिया गया ताकि दुश्मन उन्हें आसानी से पहचान न सके। ये उस समय भारतीय युद्धों में बहुत कम देखने को मिलने वाली रणनीति थी। इसके बाद बाबर ने लगभग 700 बैलगाड़ियों को एक दूसरे से कच्चे चमड़े की मजबूत रस्सियों द्वारा बांध दिया। इन गाड़ियों के बीच लकड़ी और मिट्टी से सुरक्षात्मक अवरोध बनाए गए, जिनके पीछे बंदूकधारियों और तोपचियों को तैनात किया गया। देखने में ये एक साधारण गाड़ियों की कतार लगती थी, लेकिन वास्तव में ये एक चलता फिरता किला था। दुश्मन यदि सीधे हमला करता तो उसे पहले इसी दीवार को तोड़ना पड़ता। बाबर केवल रक्षा नहीं कर रहा था, उसने गाड़ियों के बीच कुछ ऐसे खुले रास्ते भी छोड़े जहां से आवश्यकता पड़ने पर उसके घुड़सवार अचानक बाहर निकलकर हमला कर सकें। यदि दुश्मन सामने से दबाव बनाता तो ये सैनिक बिजली की गति से निकलकर उसके किनारों पर टूट पड़ते। ये पूरी योजना इतनी सोच समझकर बनाई गई थी कि इब्राहिम लोदी को इसका अंदाजा भी नहीं था। 12 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक दोनों सेनाएं आमने सामने डटी रहीं। किसी ने पहला बड़ा हमला नहीं किया। हर दिन सैनिक अपने हथियारों को तैयार रखते, घोड़े सजाए जाते, हाथियों को भोजन कराया जाता और पहरेदार रात भर निगरानी करते। बाहर से सब कुछ शांत दिखाई देता था, लेकिन दोनों शिविरों के भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हर किसी को पता था कि यह शांति अधिक दिनों तक नहीं रहने वाली। समय बीतने के साथ बाबर के सामने एक नई समस्या खड़ी होने लगी। उसकी सेना अपने देश से बहुत दूर थी। भोजन और रसद सीमित थी। यदि युद्ध लंबे समय तक टलता तो उसके सैनिकों का मनोबल टूट सकता था। बाबर यह समझ गया कि अब उसे किसी भी तरह इब्राहिम लोदी को पहले हमला करने के लिए मजबूर करना होगा।
उसने अपने प्रमुख सेनापतियों के साथ रात देर तक युद्ध परिषद की। अंततः एक ऐसी योजना बनी जो देखने में छोटी थी, लेकिन उसके परिणाम बहुत बड़े होने वाले थे। 20 अप्रैल की रात गहरा अंधेरा छाया हुआ था। अधिकांश सैनिक अपने शिविरों में विश्राम कर रहे थे। तभी बाबर ने अपने चुने हुए घुड़सवारों को एक गुप्त आदेश दिया। उन्हें चुपचाप लोदी के शिविर की ओर बढ़ना था, अचानक हमला करना था और फिर तुरंत लौट आना था। उद्देश्य दुश्मन को हराना नहीं, बल्कि उसके मन में भ्रम और अधीरता पैदा करना था। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही छोटी सी चाल अगले दिन इतिहास का सबसे निर्णायक युद्ध शुरू करवा देगी। 20 अप्रैल 1526 की रात पूरी तरह शांत दिखाई दे रही थी। चारों ओर अंधेरा पसरा था और दोनों सेनाओं के अधिकांश सैनिक अगले दिन की तैयारी के लिए विश्राम कर रहे थे। तभी बाबर के चुनिंदा घुड़सवार चुपचाप अपने शिविर से निकले। उनका उद्देश्य कोई बड़ा युद्ध लड़ना नहीं था, बल्कि इब्राहिम लोदी के शिविर में हलचल मचाकर उसे मानसिक रूप से अस्थिर करना था। अचानक हुए इस छोटे से हमले से अफगान शिविर में अफरातफरी मच गई। यद्यपि बाबर को इससे कोई बड़ी सैन्य सफलता नहीं मिली, लेकिन उसकी योजना सफल रही। इब्राहिम लोदी ने इसे बाबर की कमजोरी समझ लिया और उसे विश्वास हो गया कि अब निर्णायक आक्रमण का समय आ चुका है। सूरज की पहली किरणों के साथ ही इब्राहिम लोदी ने अपनी विशाल सेना को आगे बढ़ने का आदेश दे दिया। हजारों सैनिक एक साथ बढ़े। घोड़ों की टापों से धरती कांपने लगी और युद्ध हाथियों की गर्जना दूर दूर तक सुनाई देने लगी। धूल का इतना बड़ा गुबार उठा कि कुछ समय के लिए पूरा मैदान धुंधला दिखाई देने लगा। लोदी को विश्वास था कि उसकी विशाल सेना बाबर की छोटी सेना को कुछ ही समय में रौंद देगी। जैसे ही अफगान सेना तेजी से आगे बढ़ी, उसे बाबर की बनाई हुई मोर्चाबंदी का सामना करना पड़ा। सामने गहरी खाइयां थी, जिनके ऊपर झाड़ियां बिछी हुई थी। उनके पीछे चमड़े की रस्सियों से बंधी बैलगाड़ियों की लंबी दीवार खड़ी थी। आगे बढ़ती सेना अचानक रुक गई। पीछे से आ रहे हजारों सैनिक आगे वालों से टकराने लगे। कुछ ही क्षणों में विशाल सेना की सुव्यवस्थित पंक्तियां अस्त व्यस्त हो गई। इतनी बड़ी सेना अब स्वयं अपने लिए बाधा बन चुकी थी। यही वो क्षण था जिसका बाबर इंतजार कर रहा था। उसके आदेश मिलते ही उस्ताद अली कुली और मुस्तफा रूमी ने तोपों में आग भर दी। अगले ही पल पूरे मैदान में ऐसी भीषण गर्जना हुई जैसी अधिकांश भारतीय सैनिकों ने पहले कभी नहीं सुनी थी। धुएं के घने बादल उठे और पत्थर तथा लोहे के गोले अफगान सेना की ओर टूट पड़े। विस्फोटों की आवाज से घोड़े बेकाबू हो गए और सैनिकों में भय फैलने लगा। बारूद की गंध, धुएं और लगातार हो रही गोलाबारी से युद्ध हाथी घबरा उठे। वे दुश्मन की ओर बढ़ने के बजाय पीछे मुड़ गए। भारी भरकम हाथी अपने ही सैनिकों को कुचलते हुए भागने लगे। जहां कुछ क्षण पहले अनुशासित सेना दिखाई दे रही थी, वहां अब चीख पुकार, भगदड़ और अव्यवस्था फैल चुकी थी। बाबर की योजना धीरे धीरे सफल होती जा रही थी। जैसे ही अफगान सेना का संतुलन बिगड़ा, बाबर ने अपनी सबसे प्रसिद्ध रणनीति लागू की। उसके तेज घुड़सवार दोनों किनारों से अर्धचंद्राकार गति में आगे बढ़े और लोदी की सेना के पीछे पहुंच गए। अब अफगान सैनिक चारों ओर से घिर चुके थे। सामने तोपें थी, दोनों ओर तीरंदाज थे और पीछे से घुड़सवार लगातार हमला कर रहे थे। ये ऐसी स्थिति थी जिससे निकलना लगभग असंभव था। चारों ओर विनाश देखकर भी इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि नहीं छोड़ना चाहता था। उसने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की और स्वयं तलवार लेकर युद्ध में उतर पड़ा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी सेना बिखर चुकी थी और अधिकांश सरदार या तो मारे जा चुके थे या भाग रहे थे। भीषण संघर्ष के बीच इब्राहिम लोदी भी युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ। उसके साथ ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य तोमर भी मारे गए। दोपहर होते होते युद्ध समाप्त हो चुका था।
युद्ध समाप्त होते ही पानीपत का मैदान हजारों सैनिकों के शवों से भर चुका था। यह केवल एक राजा की हार नहीं थी, बल्कि दिल्ली सल्तनत के एक युग का अंत था। बाबर ने युद्ध भूमि का निरीक्षण किया और अपने सैनिकों को विजय का संदेश दिया। उसने इब्राहिम लोदी के शव का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार कराने की व्यवस्था भी की। यह विजय केवल तलवार की नहीं, बल्कि रणनीति, अनुशासन और आधुनिक युद्ध तकनीक की विजय थी। पानीपत की जीत के बाद बाबर के सामने दिल्ली और आगरा के द्वार लगभग खुल चुके थे। कुछ ही दिनों में उसने दिल्ली में प्रवेश किया और स्वयं को भारत का शासक घोषित किया। इसके साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई, जो आने वाली लगभग 3 शताब्दियों तक भारतीय इतिहास का सबसे प्रभावशाली साम्राज्य बना रहा। पानीपत के प्रथम युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि युद्ध केवल सैनिकों की संख्या से नहीं जीते जाते। इब्राहिम लोदी के पास बाबर से कई गुना बड़ी सेना थी, फिर भी वो हार गया। दूसरी ओर बाबर के पास सीमित सैनिक थे, लेकिन उसकी योजना, अनुशासन, नेतृत्व और आधुनिक तोपखाने ने असंभव को संभव बना दिया। यही कारण है कि इतिहासकार इस युद्ध को भारतीय सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ मानते हैं। इस युद्ध के बाद भारतीय उपमहाद्वीप की युद्ध प्रणाली पूरी तरह बदल गई। अब केवल हाथियों और तलवारों के बल पर साम्राज्य नहीं बचाए जा सकते थे। तोपें, बंदूकें और संगठित तोपखाना भविष्य के युद्धों का आधार बन गए। धीरे धीरे किलों की बनावट बदली, सेनाओं का प्रशिक्षण बदला और युद्ध की पूरी सोच बदल गई। यदि पानीपत का ये युद्ध अलग परिणाम लेकर आता, तो संभव है कि भारत का इतिहास भी बिल्कुल अलग होता। लेकिन बाबर की विजय ने एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत की। आगे चलकर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासकों ने इसी साम्राज्य को विस्तार दिया। प्रशासन, स्थापत्य, कला, संस्कृति और राजनीति, हर क्षेत्र पर इस युद्ध का गहरा प्रभाव पड़ा। 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया पानीपत का प्रथम युद्ध केवल 2 राजाओं की लड़ाई नहीं था। यह पुराने और नए युद्ध विज्ञान का टकराव था, जहां संख्या से अधिक महत्व रणनीति, अनुशासन और तकनीक का सिद्ध हुआ। इब्राहिम लोदी की पराजय के साथ दिल्ली सल्तनत का एक अध्याय समाप्त हुआ और बाबर की विजय के साथ मुगल साम्राज्य का नया अध्याय प्रारंभ हुआ। सदियां बीत जाने के बाद भी पानीपत का ये युद्ध हमें यही सिखाता है कि इतिहास उन्हीं का साथ देता है जो समय के साथ स्वयं को बदलना जानते हैं। ये युद्ध केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि दूरदर्शी नेतृत्व, आधुनिक सोच और रणनीतिक बुद्धिमत्ता का एक अमर उदाहरण है।